आ रही है अब मेरी आवाज? चलो ठीक है। सो अब अब हम देखेंगे आज डीजनरेट प्रॉब्लम। नेटवर्क का कुछ इशू है इस कारण से। तो डी जनरेट का प्रॉब्लम, ठीक है। डी जनरेट में हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो ग्राफिकल मेथड है उसमें इंडिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड आप अभी तक आप सीख चुके हैं कि ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ये हमारा इक्वेशन है मैक्स जेड इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। आपकी कंस्टेंट इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 3x1 प्लस 8x2 इज लेस देन इक्वल टू 24, 9x1 प्लस 34x2 इज लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। आपको जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो आप इस तरह से उसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में आप इस तरह से लिख सकते हो। और इसको आप जब प्लॉट करोगे तो ये आपका x2 एक्सिस हो गया, ये वाला, और ये वाला आपका हो गया x1 एक्सिस, ठीक है। और अब जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, और जिसमें कि आपका फिजिबल रीजन जो है, फिजिबल रीजन आपका ये वाला रीजन है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को ग्राफिकल मेथड का इंडिकेशन दिखाना चाह रही हूँ। तो ग्राफिकल मेथड का इंडिकेशन क्या होता है कि आपके दो तीन तीन लाइन मिनिमम, ठीक है। तीन लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यदि सेम हो, जैसे यहाँ पर आपको देखो तीनों लाइन सेम ही पॉइंट को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तीन जो हमारे कंस्टेंट इक्वेशन है, तीनों कंस्टेंट इक्वेशन हमारे सेम लाइन से, सेम पॉइंट से क्रॉस हो रहे हैं। तो यही इंडिकेशन होता है आपका डी जनरेट सॉल्यूशन का इन ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सो दिस हैपन when three constraint passes from a vertex of a feasible domain, ठीक है। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपका ये डीजेनरेट सॉल्यूशन इंडिकेट करता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सो जब आप ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जब ये दोनों इक्वेशन आपने सॉल्व किया, फिर आपने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व किया, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व किया, या तो फिर आपने ये वाला और ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया। जब तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपके x1 और x2 की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। x1 एंड x2 की वैल्यू आपकी सेम आ रही है। तो ये ही आपका इंडिकेशन होगा डीजेनरेट सॉल्यूशन इन ग्राफिकल मेथड। तो आपके एग्जाम में तो शायद ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आपका देखो, यदि सेम प्रॉब्लम हम सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं, जैसा कि अभी तक हमने सारे प्रॉब्लम में किया है कि हमने पहले सेम प्रॉब्लम ग्राफिकल से सॉल्व किया, देन सेम प्रॉब्लम हम सिंप्लेक्स से सॉल्व किए और हम आइडेंटिफाई किए कि उसमें इंडिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, आपका सिंप्लेक्स में डी जनरेट के प्रॉब्लम में या तो आपको की कॉलम सेलेक्ट करने में आपको, जैसे कि हम पहले भी हमारे डिस्कनेक्ट होने के पहले डिस्कस कर रहे थे कि या तो हमारे की कॉलम में हम दो डेल्टा जे की वैल्यू, ठीक है। की कॉलम कैसे हम चूज़ करते हैं, डेल्टा जे जो नेट इवेल्युएशन रो होता है उसकी जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में हम उसी को चूज़ करते थे। तो यदि दो वैल्यू सेम आ गई, जैसे मान लो सपोज आपका डेल्टा जे का वैल्यू 3 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। यहाँ पे आपका सपोज x1 वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे आपका x2 वेरिएबल है और यहाँ पे आपका s1 वेरिएबल है, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू 3 है। तो जब तीनों 3 आ जाएगा तब आपको किसको सेलेक्ट करना है, ये होता है, ठीक है। तो पहले तो हमारा बात आता है कि या तो ये जैसे x1 x2 आपका क्या हो गया, x1 x2 आपका डिसीजन वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। और s1 s2 जो भी होता है वो आपका स्लैक या सरप्लस वेरिएबल कहलाता है।
तो जब इन दोनों के बीच में चुनना होता है, स्लैक या सरप्लस या फिर डिसीजन वेरिएबल, इनके बीच जब चुनना होता है तो आप हमेशा डिसीजन वेरिएबल को चूज करोगे। क्यों? क्योंकि आप फाइनल सॉल्यूशन में आप चाहते हो कि आपके जो इनिशियल वेरिएबल थे आपके x1 x2 वो उसके पार्ट रहें, ताकि क्योंकि इसके कोफिशिएंट की कुछ वैल्यू होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जबकि स्लैक या सरप्लस वेरिएबल की कोई कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं होती है। तो हमको क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हमारा स्लैक या ये इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना हमको मोस्टली बेनिफिट होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये वाला रहे, मतलब डिसीजन वेरिएबल रहे। तो ऐसा सिचुएशन आया तो आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो यदि आपका सिर्फ सिर्फ ऐसा ये दोनों है, सब समझ लो, स्लैक और डिसीजन, तो आप हमेशा डिसीजन को चूज करेंगे। लेकिन यदि आपका कभी दो डिसीजन वेरिएबल के बीच में टाई हो गया, ठीक है, दो डिसीजन वेरिएबल के बीच में यदि आपका टाई हो गया तो उस सिचुएशन में हाँ, दो 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 डिसीजन वेरिएबल के बीच में यदि आपका टाई हो गया तो उस सिचुएशन में आपके पास कोई स्टैंडर्ड मेथड या रूल या फिर कुछ भी नहीं है, आपको रैंडमली किसी एक को सेलेक्ट करना होगा और आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये आपका हो गया की कॉलम के केस में। मतलब की कॉलम के केस में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ें हैं कि या तो हमारे पास में ये वाला सिचुएशन हो, स्लैक या सरप्लस वाला। तो इस कंडीशन में स्लैक या सरप्लस वाले सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमेशा सॉरी स्लैक सरप्लस और डिसीजन वेरिएबल वाले में हमेशा डिसीजन वेरिएबल को चूज करते हैं। और यदि दो डिसीजन वेरिएबल के बीच में टाई आ गया तो उस कंडीशन में हम रैंडमली किसी भी एक को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे की कॉलम की बात। यदि सेम प्रॉब्लम हमारे पास की रो में आती है, ठीक है, की रो सेलेक्ट करने में यदि हमको सेम प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट, कुछ वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर। सेम प्रॉब्लम यदि हमको की रो सेलेक्ट करने में आती है तब हम ये जब सेम प्रॉब्लम हमको आती है तो ये हम परटर्वेशन रूल लगाते हैं। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस रूल को, ये वर्ड्स में तो हम देख लेते हैं पहले। डिवाइड ईच एलिमेंट इन द टाई रोज, ठीक है। जिस दो रो में, जैसे दो थीटा की वैल्यू, मान ले दो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। यदि दो थीटा की वैल्यू आपकी 2 आ गई है, हाँ, दो थीटा की वैल्यू आपकी 2 आ गई है, इन दोनों रो में टाई हो गया है, तो बाय द कोफिशिएंट ऑफ द की कॉलम इन दैट रो, ठीक है, इस रो में जो की कॉलम का जो वैल्यू होगा, कोफिशिएंट होगा, और इस वाले रो में जो की कॉलम का कोफिशिएंट का वैल्यू होगा, उनको आपको सेलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट मिनिमम 1, ठीक है, उनको आपको सेलेक्ट करना है और आपको फाइंड आउट करना है। पर इसको देखते हैं, वर्ड्स में देखेंगे, उससे पहले हम एक सॉल्यूशन ही देखते हैं। ये आपका हमने प्रॉब्लम लिया है। इस वाले प्रॉब्लम में मैंने एक डिफरेंट प्रॉब्लम यूज़ किया है जो कि मैं ग्राफिकल मेथड में नहीं यूज़ की थी, क्योंकि जिस क्वेश्चन को हमने ग्राफिकल मेथड से बनाया है उसमें ये इंडिकेशन आने में, मतलब ये फाइनल सॉल्यूशन पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो हमने एक नया प्रॉब्लम ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं। अब ये तो आपको पता है कि इक्वेशन हमने लिया है z मैक्स 22x1 30x2 प्लस 25x3, 2x1 plus 2x2 is less than equal to 100. Similarly, second constant है 2x1 plus x2 plus x3 is less than equal to 100, और आपका थर्ड वाला है x1 plus 2x2 plus 2x3 is less than equal to 100। ये आपके तीन कंस्टेंट इक्वेशन है और ये हो गया। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना अभी तक के तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अब ये आपका सिंप्लेक्स टेबल आपने बनाया, ठीक, सिंप्लेक्स टेबल बनाया, तो सिंप्लेक्स टेबल भी अब आप बनाने में एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना। तो ये देखो आपका, ये हमने CJ लिख लिया है, ठीक है।
सारे कोफिशिएंट की वैल्यू इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे सारे वेरिएबल हमने लिख लिए, x1 x2 x3 s1 s2 s3 और ये आपका b, और उनके कोफिशिएंट जो भी हैं कंस्टेंट इक्वेशन में हमने वो भी लिख लिया। जैसे ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, 2x1 + 2x2 प्लस x3 नहीं था इसलिए 0x3, हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया तो s1 हो गया। ये आपका s2 s3 नहीं था इसलिए हमने 0 लिख लिया इक्वल टू b। ठीक है, वैसे ही हमने सारे इक्वेशन हमने लिख लिए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम डेल्टा जे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता ही है। डेल्टा जे हमने फाइंड आउट किया तो क्या आया हमारा 22 30 25 और 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे 30 सबसे बड़ा है तो हमने 30 को सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने आपको इसके लिए बताया था डेल्टा जे के साथ यदि टाई होता है तो आपके पास सिर्फ एक है कि यदि आपका स्लैक या फिर सरप्लस एंड डिसीजन वेरिएबल इनके बीच में यदि टाई हो जाता है तो आप हमेशा डिसीजन वेरिएबल को चूज करेंगे, और बाकी कोई भी सिचुएशन होने पे आप क्या करोगे, हमेशा रैंडम किसी को भी चूज करोगे। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जब आए तब वो तो एक बार भी जब भी हमारे सॉल्यूशन से गया तो हम दोबारा एंट्री नहीं कराते, और यदि कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो उसको तो हमको कंसीडर करना ही नहीं है। बस हमको जो दिक्कत है वो यही है सरप्लस स्लैक और डिसीजन वेरिएबल के बीच में, तो यहाँ बहुत क्लियर है कि हमको डिसीजन वेरिएबल को लेना है, और यदि दो डिसीजन वेरिएबल के बीच में होता है तो आपको रैंडमली कोई एक चूज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये सिचुएशन देखा, ये 30 आपका सबसे हाईएस्ट है तो आपने इसको चूज कर लिया, तो ये बन गया आपका इनकमिंग वेरिएबल और ये बन गया आपके की कॉलम के एलिमेंट। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, हम थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा क्या होता है, b डिवाइड बाई ये की कॉलम के एलिमेंट, तो 100 डिवाइड बाई 2 तो ये आपका आ गया 50, और ये 100 डिवाइड बाई 1 तो ये आपका आ गया 100, और ये 100 डिवाइड बाई 2 तो ये भी आपका आ गया 50। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, ये भी 50 है और ये भी 50 है। ठीक है, तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि हम किसको लें। ठीक है, हम किसको लें, तो यदि फिर क्या होता है, यदि ये दोनों 50-50 हो गया ना, तो आप देखते हो कि ये जो आपने की कॉलम जो चूज किया है, ठीक है, की कॉलम जो चूज किया है उसमें से आप इस वाले एलिमेंट को लेते हो और आप इनको ले अप्लाई करते हो इस पे ये परटर्बेशन रूल। ठीक है, अब ये रूल अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, आप S1 S2 मतलब पहले स्लैक और सरप्लस वेरिएबल लिखते हो, आप S1 S2 S3 S4 जितना भी आपको यूज हुआ है, देन आप क्या लिखते हो, आप डिसीजन वेरिएबल जितना भी है वो भी x1 से शुरू करके आप x लास्ट तक के जो भी आपका है वो आप लिख लेते हो। ठीक है, ये लिखने के बाद आप वही दो रो सेलेक्ट करोगे जिसमें आपका टाई हुआ है, या फिर 3 रो में टाई हुआ है तो आप वो तीनों रो को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ये वाला रो लिया हुआ है क्योंकि हमारा इसमें 50 आया है ना, यहाँ हमारा 50 आया है तो एक टाई हमारा इस वाले रो के साथ में है, ये जो वैल्यू है, और दूसरा एक हमारा टाई आया है वो इस वाले रो के साथ आया है, तो ये वाले रो की वैल्यू, सिर्फ ये दो रो की वैल्यू को या फिर जिन रो में टाई है सिर्फ उनकी वैल्यू को आप ध्यान देते हो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हो, जो और तीसरा चीज है जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका की कॉलम पे जो उसकी वैल्यू है वो वाली। ठीक है, तब अब हम क्या करते हैं, ये जैसे S1 में अब पहले जैसे हम क्या करते थे, b डिवाइडेड बाई की कॉलम वाले एलिमेंट करते थे ना, वैसे ही अब आप क्या करोगे, हर एक कोफिशिएंट जो है ना S1 S2 S3 से उससे ये की कॉलम को डिवाइड करते जाओगे। ठीक है, की कॉलम के कोफिशिएंट को, तो जैसे मेरा पहला क्या आ गया, पहला वाला जो मेरा आया S1 पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इसके लिए की कॉलम पे वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सेकंड क्या किया मैंने, सेकंड जो मेरा टाई वाला रो था उसमें यहाँ पे वैल्यू है 0 और यहाँ पे वैल्यू है आपकी 2, तो आप क्या कर दिए, 0 डिवाइड बाई 2।
ठीक है। सिमिलरली आप नेक्स्ट वाले में क्या करते हो, नेक्स्ट वाले में करते हो यहाँ पे आपका 0 और ये फिक्स है, ठीक है, ये आपका फिक्स रहेगा क्योंकि की कॉलम कॉमन है। तो ये क्या करोगे 0 डिवाइड बाई 2, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। सिमिलरली यहाँ भी 0 डिवाइड बाई 2, इसलिए मैंने लिख दिया 0। अब नेक्स्ट क्या करोगे, S3 के लिए करोगे 0 डिवाइड बाई 2, अगेन 0। 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 बाई 2, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट करोगे, अब देखो S1 S2 S3 खत्म हो गया हमारा, जितने भी स्लैग सरप्लस थे हमने खत्म कर लिए। तो अब हम डिसीजन वेरिएबल पहुंच जाएंगे। तो डिसीजन वेरिएबल क्या हो गया आपका, x1 सबसे पहले है, ठीक है। तो आप क्या करोगे x1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो गया 2 बाई 2 1, और ये क्या है 1 बाई 2, ठीक है, तो ये आ गया 1 बाई 2। वैसे ही आप जितने भी वेरिएबल है आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और जब ये आपका कैलकुलेट हो जाता है, ये तो आपको समझ आ गया होगा जो मैंने कहा, ठीक है। अब जब आपका ये कैलकुलेट हो जाता है ना, तो उस टाइम पे आप फिर क्या करते हो, आप ये देखना शुरू करते हो S1 से, जो सबसे पहले आपने स्लैक या सरप्लस वेरिएबल लिया वहां से आप देखना शुरू करते हो, और जो भी रो में मिनिमम आया होगा वैल्यू, आप उसी को सेलेक्ट करते हो एज अ लिविंग वेरिएबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, ये था 1 बाई 2, और ये क्या है 0 बाई 2, और 0 बाई 2 क्या होता है आपका 0 होगा, है ना, 0 बाई 2 आपका 0 होगा। तो 1 बाई 2 और 0 में कौन सा मिनिमम है 0, और ये किस रो में आया था, ये वाले सेकंड वाले रो में आया था। मतलब दो हमारे रो हमने कंसीडर किए थे, एक हमने पहला रो ये कंसीडर किया था और एक दूसरा रो हमने ये कंसीडर किया था। तो ये सेकंड वाला जो रो हमने कंसीडर किया था उसमें वो आया सबसे मिनिमम, तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे एज अ लिविंग वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है एज ए लिविंग वेरिएबल। तो ये आपका कहलाता है पर्टर्बेशन रूल, और इसको आप इस तरह से फाइंड आउट करते हो, ठीक है। डिवाइड ईच एलिमेंट इन द टाई रो बाय द कोफिशिएंट ऑफ द की कॉलम इन दैट रो, जो हमने यहाँ पे किया है। ये रूल आप अप्लाई करके फाइंड आउट करते हो आपका लिविंग वेरिएबल। जब ये फाइंड आउट हो गया तो आपका प्रॉब्लम तो एकदम इजी है। देन आप नॉर्मली क्या करोगे, आपका लिविंग वेरिएबल मिल गया, ये आपका इनकमिंग वेरिएबल मिल गया ये, तो आप इसको यहाँ नेक्स्ट वाले टेबल में इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे, और फिर क्या करोगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन वाला ये जो आपका एलिमेंट है वो आपका बन गया की एलिमेंट, जिसको जनरली हम स्टार लगा के राउंड करके हम शो कर देते हैं। और इसको बनाना होता है हमको यूनिटी, जो कि हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो हमारे एलिमेंट होते हैं की कॉलम के, उसको बनाना होता है 0। देन जैसे आप सॉल्व करते हो आप सिंपली वैसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका डीजनरेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपको मेथड यूज करना है वो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया यहाँ तक के कि ठीक है, ये इस तरह से जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा उसके बाद फिर ये आपका एक होमवर्क दिया हुआ है डीजनरेट का, जो आपको सॉल्व करके देखना है घर पे, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट ना खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट यूनिट में जो भी टॉपिक रह गया है, मतलब फर्स्ट यूनिट का जो भी बचा है वो सिर्फ ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन था समझने वाला समझाने वाला वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। अब आप प्रैक्टिस करोगे और जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम आती है वो हम डिस्कस करेंगे फिर जब